हे गाइस, स्वागत है आपका गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पे। मैं प्रदीप सिंह सॉलिड स्टेट का एक और लेक्चर लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। आज हम बात करने वाले हैं बीसीसी की संकुलन दक्षता की। लास्ट क्लास तक मैंने आपको एफसीसी और एससीसी की संकुलन दक्षता के बारे में बता दिया था। आज हम बीसीसी की संकुलन दक्षता के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब बीसीसी क्या होता है ये तो आप सभी लोग जानते हो। बीसीसी में जो पार्टिकल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो आपके कॉर्नर पर होते हैं और एक बॉडी के सेंटर पर भी होता है। ठीक है, तो हम सीधा सीधा पहले बीसीसी बना लेते हैं। ठीक है, तो बीसीसी में अगर हम बात करें, देखो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो यहाँ पर होगा आपका कॉर्नर पर, और एक किस कॉर्नर पर होगा। ठीक है, और एक यहाँ पर आपके बॉडी के सेंटर पर आपको एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मिल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपका क्या बन जाएगा, एक बॉडी डायगोनल बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा, एक बॉडी डायगोनल ये बना है। और अगर आपको ध्यान हो तो ये आपका फेस डायगोनल है, और फेस डायगोनल जो है उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। इसकी लेंथ बी होती है, और ये आपका जो है ये किनारे की लंबाई है। क्यूबिक सिस्टम है, और क्यूबिक सिस्टम में किनारे की लंबाई को मैंने कहा है कि ये ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका फेस डायगोनल है, जिसको मैंने कल आपको बताया था, इसको मैंने बी से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, और ये आपका अब बॉडी डायगोनल आया है, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पूरा का पूरा बॉडी डायगोनल। तो आप यहां से देखो, अगर मैं इसको ए पॉइंट मान लू, इसको, और इसको मैं मान लू बी ये रहा होगा, सी ये रहा होगा, डी ये रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका ए बी सी डी है। माना कि ये आपका ई है, और ये एफ है, और ये जी है, और ये एच है। ठीक है, तो अब मैं कह सकता हूं यहां पर एक ट्रायंगल बना है। ट्रायंगल कहां कहां पे बना, देखो ए ई एच पे आपका ट्रायंगल बना है। तो ये आपका ट्रायंगल बना है ए ई एच पे। तो ट्रायंगल ए ई एच को अगर हम देखें तो ट्रायंगल ए एच में आपका जो ये है, ये तो आपका बेस है, ये आपका लंब हो जाएगा, और ये आपका कर्ण हो जाएगा, है कि नहीं है, डायगोनल है ना, यही तो है बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल में अगर हम देखें तो क्या है आपका ए ई, तो वही पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। इन ट्रायंगल ए एच, ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एच स्क्वायर प्लस ई एच स्क्वायर। ठीक है, अब आपको मैंने लास्ट टाइम पे बताया था, लास्ट क्लास में भी बताया था, ये जो वैल्यू है ए स्क्वायर की, ये ये जो ए एच स्क्वायर है ये आपको दिया गया है एक। तो मैं कह सकता हूँ ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यही है ना, ए एच स्क्वायर। और ई एच स्क्वायर एक फेस डायगोनल, और फेस डायगोनल की वैल्यू मैं आपको कल बता चुका हूँ कितनी आती है आपकी, 2a स्क्वायर। तो बताओ ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3a स्क्वायर। और 3a स्क्वायर में हम कहेंगे तो ए ई बराबर क्या हो जाएगा आपका √3a। यही तो है ना। तो डायगोनल की जो लेंथ आ गई आपकी वो √3a आ गई है। और यहाँ पर एक और चीज आपको, जो जैसे मैं कल बता रहा था, देखो इस सेंटर से यहाँ की डिस्टेंस को अगर हम रेडियस मानते हैं तो इस सेंटर से यहाँ तक रेडियस होगा, और यहाँ भी रेडियस होगी, और ये भी रेडियस हो जाएगी। तो आर 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 कितने आर हो गए, 4r। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4r। तो ए इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4r। तो सीधा सीधा मुझे ए की वैल्यू तो चाहिए, कल से बता रहा हूं। तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4r बाई √3। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई। अब आप समझ रहे हो, अगर ए की वैल्यू आ गई तो इसका क्यूब लेना है। क्यूब लेते ही हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, घन का पूरा आयतन प्राप्त हो जाएगा, यानी कि बीसीसी का पूरा वॉल्यूम पता चल जाएगा। बस वही करना है हमें। अब हम जानते हैं ए क्यूब बराबर, ए क्यूब क्या है यहाँ पे, पूरी की पूरी बीसीसी का वॉल्यूम। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, कल बता चुका हूँ। अब बात केवल और केवल सॉल्व करना अपने। तो ये आ जाएगा आपका 4r बाई √3 का होल क्यूब, और 4 का क्यूब कितना आ जाएगा आपका 64। r का क्यूब बन जाएगा आपका r क्यूब अपॉन में √3 का क्यूब ले लोगे तो ये आ जाएगा आपका 3√3। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो ये तो आपका ए क्यूब आ गया। और हम जानते हैं, यहाँ पर लिख सकते हो आप, हम जानते हैं बीसीसी में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 2 ही होते हैं, और एक गोले का जो आयतन होता है 4/3 πr³ होता है। तो दो गोलों का आयतन कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई विद 2 कर देना, 2 × 4/3 πr³ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8/3 πr³
ये हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का क्या आयतन। तो ये आपका ए क्यूब आ गया और ये आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का क्या आ गया है, आयतन आ गया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का आयतन और कुल एकक कोशिका का आयतन अगर हमें मिल गया है तो हम इसकी संकुलन क्षमता निकाल सकते हैं। आपको अच्छे से फॉर्मूला पता है, संकुलन क्षमता बराबर क्या होता है। अगर यहाँ पे दिख नहीं रहा है आपको तो ये वैल्यू मैं आपके, अगर ये क्लियर नहीं दिख रहा हो तो ये वैल्यू कितनी है मैं बता रहा हूँ, 64r³/3√3 है। ठीक है, नीचे लिख दूंगा मैं आपको। संकुलन क्षमता बराबर क्या होता है, संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता, ठीक है, एक ही बात है। ये अवयवी कण का आयतन 8/3πr³ में ये टोटल वॉल्यूम किसका, यूनिट सेल का कितना है 3√3r³ इनटू में आ जाएगा आपका 100। देखो इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, 8×8=64 आ जाएगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, √3 ऊपर चले जाएगा तो ऊपर वैल्यू बचेगी π√3 और अपॉन में आ जाएगा आपका कितना 8 आया ना, यहाँ पे 8×8=64 था तो ये वैल्यू यहाँ लिख दूं, यहाँ ये आ गया आपकी टोटल वैल्यू कितनी है, देखो ऊपर गया आपका √3 और मल्टीप्लाई में था पाई, अपॉन में आ जाएगा 8 और इनटू आ जाएगा आपका 100। तो √3 की वैल्यू होती है 1.73 और पाई की वैल्यू होती है 3.14 अपॉन में 8। इसको सॉल्व करोगे तो ये पूरा का पूरा आपका कितना परसेंट आ जाएगा, 68% आ जाएगा। तो 68% यहाँ पर क्या है, संकुलन दक्षता है किसकी, बीसीसी की। शायद 2020 में क्वेश्चन आया है पहला, फर्स्ट क्वेश्चन की बीसीसी की संकुलन दक्षता बताइए, तो देखो ये आ गई आपकी 68%। देखो इजी है ना, मैंने आपको कल भी बताया था भाई एक क्यूबिक सिस्टम है, एक क्यूबिक सिस्टम में एक कोर की लेंथ हमें पता होनी चाहिए, उसके बाद उसका क्यूब ले लेंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, यही तो करना था। ठीक है, और ए को कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये करना पड़ा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है भाई, AE² ये जो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये तो कहता है ना। तो AE² बराबर क्या हो जाएगा, AH² प्लस क्या हो जाएगा ये EH²। अब EH जो है ना ये फेस डायगोनल है, और फेस डायगोनल के लिए मैंने कल वैल्यू बता रखी है आपको, ध्यान होगा आपको। फेस डायगोनल के लिए ये आया था ना 2A², बाद में √2a हो गया था। तो AE² क्या हो जाएगा, देखो AH की जगह पर A है और स्क्वायर लगा दिया यहाँ पे, और फेस डायगोनल में 2A² आ जाएगा, दोनों को टोटल करके यहाँ पे मैंने आपकी वैल्यू निकाल दी, √3 है। अब मुझे पता है भाई यहाँ पे 3 एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो उनकी रेडियस को अगर हम देखें तो इसकी रेडियस r, इसकी 2r और इसकी r, तो टोटल कितनी हो जाएगी 4r। यहाँ से हमें a की वैल्यू प्राप्त हो गई 4r/√3, बस ये बात खत्म। यहाँ ये प्राप्त हुआ तो इसका क्यूब ले लेंगे, ये आपका क्या बन जाएगा टोटल वॉल्यूम। और एक अवयवी कण की जो आयतन होता है गोले का, जिसको हम कहते हैं 4/3πr³ होता है। बीसीसी में 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, इसलिए इसका 8/3πr³ ले लिया हमने। ठीक है, फाइनली संकुलन दक्षता निकालनी थी तो इसके बटे में ये इसको ले लेना है, क्योंकि अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन बटे टोटल आयतन। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके आपका 68% आया। अगर मैं कहूं वॉइड्स कितनी आएंगी, तो वॉइड्स आ जाएंगे आपकी 32%। तो यहां से हमें पता चल गया सबसे अच्छी पैकिंग किसमें होती है, या तो HCP में होती है या तो FCC में होती है। मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था, पहले से पहले टाइम पे, कि FCC और HCP दोनों की पैकिंग फ्रैक्शन सेम होते हैं, बट HCP की पैकिंग फ्रैक्शन का कैलकुलेशन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं करवाऊंगा। ठीक है, पैकिंग अगर हम बात करें कि पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी क्या दोनों सेम होती है, तो वो मैं स्टार्ट में बता चुका हूँ। अच्छा, एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो FCC को ना CCP भी कहते हैं। ठीक है, FCC को क्या कहते हैं, CCP भी कहते हैं। बहुत जगह पे आपको CCP लिखा हुआ मिल जाएगा, तो वो समझ जाना कि ये FCC की ही बात कर रहा है। ठीक है, FCC को CCP भी कहते हैं। तो FCC को CCP, अगर कभी CCP भी लिख दें तो इसका मतलब आप, हाँ बहुत ज्यादा लिख देता है, बहुत टाइम पे CCP लिख देता है, तो वहां पे पता नहीं चल पाता है, घनीय निबिड़ संकुलन जिसको कह देता है ये कभी कभार। तो ये FCC की बात कर रहा होता है उस टाइम पे, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस बता रहा हूं मैं। ठीक है, कि अगर आपसे CCP कह रहा है तो आप समझ आना ये FCC की ही बात कर रहा है जो सिलेबस में आपके। तो देखो कि मैंने बुक्स दी आपको, नहीं तो आप NCERT की बुक भी देख लेना, वहां पे भी आपको PDF तो मिल रहे हैं बहुत सारे, तो आप देखोगे वहां पे FCC या CCP लिखा होता है। तो
यहां से समझ आना आपकी, अगर वो सीसीपी कह रहा है तो एफसीसी है, ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। अब वही जो हम कल बता रहे थे, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम एंड रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल, डेंसिटी, रेडियस, इन्हीं से तो ज्यादा आते हैं। तो अब मैं बात करने वाला हूँ डिस्टेंस बिटवीन टू एटम की, और उसमें रेडियस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी बात करने वाले हैं। तो यहां से आप लोग सीधा सीधा देख लो कि दो एटम यहां पर कहां कहां टच कर रहे हैं। पहली बात देखो, यहां पर दो एटम इस वाले यहां पे टच कर रहे हैं। पहले बता चुका हूं बीसीसी में भी कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होते हैं, ध्यान है ना, ऐसे रहते हैं एटम, और जो सेंटर वाला एटम है वही इनको टच कर रहा होता है। और फिर इसके ऊपर चार और एटम हम ऐड कर लेते हैं। तो बस इस और इस एटम की डिस्टेंस लेनी है हमें, यानी कि इन दोनों एटम के बीच की डिस्टेंस मुझे लेनी है। ये जो एटम बने, इन दो एटम के बीच की डिस्टेंस मुझे लेनी है। तो एक बात बताओ, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? ए इज इक्वल टू कितना था? √3a। और जो d है डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, वो AE/2 है, यानी कि जो इसकी लेंथ है उसके आधी है ना, इन दोनों बीच के एटम की डिस्टेंस का आधे डिस्टेंस ही तो d होगी ना, ये तो है दो एटम के बीच की डिस्टेंस। तो मैं लिख सकता हूं √3a/2। तो डिस्टेंस बिटवीन टू एटम इन बीसीसी कितनी हो जाएगी आपकी? √3a/2। और रेडियस जो होती है मैं पहले बता चुका हूं, दो एटम के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो 2r के इक्वली तो होगी भाई। ये एक r ये है, एक r यहां से यहां तक है कि नहीं है, तो 2r हो गई। अगर d इज इक्वल टू 2r है तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? d/2। और d की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, √3a/2। तो बटे में 2 लिख देंगे तो ये मल्टीप्लाई विद 2 हो जाएगा, एंड 2 जो होता है 4। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी बीसीसी में? √3/4 इंटू a। तो ये तो रही वैल्यू आपकी d की, और ये वैल्यू रही आपकी r की, ठीक है। तो अब मुझे r की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, कोऑर्डिनेशन नंबर पता है, पैकिंग फ्रैक्शन पता है, सब कुछ पता है। तो ऐसा कर सकते हैं, देखो इनको बार बार देखने से अच्छा है कि मैं एक टेबल बना करके आपको दे देता हूं, आप वहां से इनको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन तो आपको करनी आएगी हो, कि कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो। तो अगर एक बार आपको वैल्यू पता है तो उसके बेस पे आपकी कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगी। तो मैं एक टेबल बना के दे देता हूँ, वो टेबल आप हमेशा, या तो आप चाहो तो आप छोटा सा एक पोस्टर बना के अपने जहां भी पढ़ाई करते हो स्टडी रूम, वहां पे आप चिपका दो कहीं पे, ताकि आपकी बार बार नजर पड़ती रहे। ये वैल्यू बहुत जरूरी होती है, ठीक है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं, अब एक टेबल बना देता हूं मैं इसकी पूरी की पूरी। आपको बार बार ठीक है, यहां तो रह गया आपका सिस्टम। यहां पे रहेगी वैल्यू ए की, यहां पे वैल्यू रहेगी डी की, यहां पे वैल्यू रहेगी आर की, यहां पे वैल्यू रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। यहां पे वैल्यू रहेगी पैकिंग एफिशिएंसी संकलन दक्षता, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी वर्ड्स की। तो एक पूरी की पूरी टेबल बना दो। ये सिस्टम है, जो भी सिस्टम आपको दिया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम एससीसी सिस्टम की बात करते हैं। सो ए की वैल्यू कितनी होती है? a इज इक्वल टू 2r, और d की वैल्यू भी कितनी होती है? 2r, और r इज इक्वल टू क्या होता है? a/2 या d/2, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है प्रत्येक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का? 6। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है? 52.4%, और वॉइड्स कितनी आ जाएगी? 47.6%। ये याद रख लेना आप लोग। बीसीसी की बात करते हैं। बीसीसी में ए की वैल्यू कितनी आई थी अभी? 4r/√3, ये आई थी ना। एंड डी की वैल्यू कितनी थी? √3a/2। आर की वैल्यू कितनी आई थी? √3a/4, है कि नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 8। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है? 68%, और वॉइड्स कितनी होती है? 32%। अब हम बात करते हैं एफसीसी की। एफसीसी में ए की वैल्यू कितनी आई थी? 2√2r, यही आई थी ना। और डी की वैल्यू कितनी थी? a/√2।
आर की वैल्यू कितनी थी, a/2√2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, 74%। और वॉइड्स कितनी होती है, 26%। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा टेबल मैंने बना के दे दिया है। ये आपको ध्यान रखना है। इसको एक बार रोक लेना वीडियो को, इसकी पूरे का पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको एक कॉपी में, जो जहां पे भी आप नोट्स लिखते हो वहां पे कहीं पे इसको लिख लेना, या फ्रंट पेज पे चिपका देना, या कहीं पे आपकी दीवार जो है वहां पे इसको पोस्टर बेस चिपका देना, ताकि आपको इनकी वैल्यू अच्छे से ध्यान रहे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एक बार आ जाता है 1 नंबर में। आपने देखा होगा कई बार पूछा गया। आई थिंक 2016 में एक क्वेश्चन आया था, मुझे ध्यान नहीं है, कि एफसीसी की संकुलन क्षमता कितनी होती है, और वही रिपीट होके कि इस टाइम पे बीसीसी की संकुलन क्षमता पूछ ली थी। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है इससे। कभी कभी रेडियस की वैल्यू पूछ लेता है, कभी कभी कोर की वैल्यू पूछ लेता है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। और न्यूमेरिकल में तो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद मैं थोड़ा सा डेंसिटी का फॉर्मूला लिखवाता हूं, और उसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल। इसके न्यूमेरिकल जितने भी आते हैं वो सारे के सारे न्यूमेरिकल में सॉल्व कराऊंगा, एंड देन आपको मैं कुछ न्यूमेरिकल दूंगा, और उसके क्वेश्चन आप मेरे को, उसके जो आंसर है आप मेरे को दे देना। तो कल के लेक्चर में मैं न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। आज के लेक्चर में मैंने सारे फॉर्मूले आपको बता दिए। ठीक है, डेंसिटी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो डेंसिटी के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो कैसे करेंगे। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, एकक कोशिका का घनत्व हमें कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे। पहली बार डेंसिटी का फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं, पहले से हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये आप 11 से पढ़ते आए हो। डेंसिटी क्या होती है, यहाँ पे डिस्कशन नहीं करूंगा डेंसिटी के बारे में। यूनिट सेल के बारे में जरूर डिस्कशन करूंगा कि यूनिट सेल की डेंसिटी क्या होती है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मैंने आपको पहले भी कहा है, हम जो भी यहाँ पर यूनिट सेल लेते हैं वो क्यूबिकल ही लेते हैं, क्यूबिक सिस्टम ही होता है, बताया था ना कल वाली क्लास में। तो क्यूबिक सिस्टम में जो वॉल्यूम होता है वो तो फिक्स है। एक कोर की लंबाई ए है, तो ए क्यूब जो हो जाएगा वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम तो यहाँ पे फिक्स होता है कि कितना होता है, ए क्यूब होता है। तो इसको तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, तो ए क्यूब है, फिक्स है। किसी भी कोर की लंबाई आपको दी होगी, आप उसका क्यूब कर लेना, वो उस यूनिट सेल का वॉल्यूम होगा। अब बात करेंगे हम मास की, कि मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखो मास ऑफ यूनिट सेल मुझे चाहिए, मास ऑफ यूनिट सेल मुझे चाहिए। कोई भी यूनिट सेल हो उसका मास डिपेंड करता है उसमें मौजूद कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पर। भाई मास यूनिट सेल का किसके बेस पर बनेगा, अवयवी कणों के ना। यूनिट सेल किससे बन रही है, अवयवी कणों से तो बन रही है। जैसे एफसीसी क्यों बन रही है, क्योंकि उसमें 4 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। बीसीसी में क्या है, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। तो अगर मैं कहूं कि मास ऑफ यूनिट सेल का मतलब क्या है, मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के नंबर भी तो जरूरी है, कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ही लिखोगे तो वहां पर आपका क्लियर नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहीं 1 होता है, कहीं 2 होता है, कहीं 4 होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मास ऑफ यूनिट सेल मुझे लेना है, तो मास ऑफ यूनिट सेल बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, सीपी लिख रहा हूं शॉर्टकट में। ठीक है, यानी कि अवयवी कणों की संख्या गुणा गए मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, उनका मास कितना आ रहा है। देखो किसी भी, जैसे मैंने कहा भाई कॉपर एफसीसी बना रहा है, तो कॉपर का मास मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ कॉपर। तो एक एफसीसी में कॉपर कितने होंगे, 4 ही तो होंगे, तो 4 गुणा के कॉपर का मास हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इनटू मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो सीधा सीधा मैं कह सकता हूं डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, रॉ से। तो रॉ बराबर क्या हो जाएगा, सपोज करो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को मैं जेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आप चाहो तो आप एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, मैंने जेड से रिप्रेजेंट कर दिया। तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जेड हो गए, मल्टीप्लाई विद मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को मैंने स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर दिया, और अपॉन में आ जाएगा आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है, ए क्यूब। ठीक है, तो जनरली होता क्या है, ये वाला फॉर्मूला बहुत कम यूज होता है। फॉर्मूला कौन सा यूज होता है वो मैं बताता हूं। यहां पर मैंने लिखा है मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। देखो किसी अकेले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मास हमें नहीं देता है, वो हमें मास वो ग्राम में दे देता है।
ठीक है। और अगर वो ग्राम पर मोल में मास दे रहा है, इसका मतलब वो मोलर मास की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मोलर मास की। अब आपको अच्छे से पता है मोलर मास क्या होता है, मैंने 11th क्लास में बताया, फर्स्ट चैप्टर में आपको अच्छे से समझाया कैसे मोलर मास को क्या करते हैं, यूनिफाइड मास में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी है वो सारी वैल्यूज मैंने आपको 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से समझाई है, इसलिए बेसिक वहां पे मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर रखा है। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे एक और बार बता देता हूँ। मोलर मास का मतलब होता है हम एक मोल मास की बात कर रहे हैं, तो किसी भी पार्टिकल के मोलर मास की मतलब है कि उसका मास मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर। तो एक मोल का मतलब क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसकी बात कर रहा है ये। और इसके मल्टीप्लाई में आप ले लोगे मास ऑफ सिंगल पार्टिकल। तो सिंगल पार्टिकल का मास जो होता है, अगर वो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई हो गया तो वो आपका मोलर मास बन गया। ये तो हो रहा है। अब मुझे यहां पर क्या चाहिए? सिंगल पार्टिकल का मास चाहिए, लेकिन सिंगल पार्टिकल का मास वो दे नहीं रखा होता, उसने दिया होता है मोलर मास के बेस पर। तो मोलर मास के बेस पर अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन हमें तो चाहिए क्या? मास चाहिए ना। तो मास प्राप्त करने के लिए, यानी कि मुझे अगर मास चाहिए, मास ऑफ एटम चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मोलर मास को, कैपिटल एम को, मोलर मास को मैं कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको मैं स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो मोलर मास को मुझे एवोगैड्रो नंबर से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? मास मिल जाएगा। तो इस एम की जगह पर हम कैपिटल एम अपॉन एन ए भी रख सकते हैं। तो रॉ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जेड इंटू एम, कैपिटल वाला मोलर मास, अपॉन में आ जाएगा ए क्यूब इंटू एन ए। ऐसा ये क्वेश्चन आपसे बना सकता है इस बेस पर। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से ध्यान रखना है, और इसके बेस पर ही हमें क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मास ए क्यूब, एन ए क्या? एवोगैड्रो नंबर। ये वॉल्यूम है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की संख्या है किसी में भी, जैसे एफसीसी में 4 होती, बीसीसी में 2 होती, और ये आपका हो गया मोलर मास। अब क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, इससे पूछ सकता है भाई इसको लेकर के, मतलब डेंसिटी देगा आपको, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं देगा आपको, एफसीसी या बीसीसी कह देगा, तो आप समझ जाओगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है। उसका मास दे देगा, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर तो देगा नहीं, वो तो पता ही आपको। ए क्यूब पूछ लेगा, वॉल्यूम क्या है, या कोर की लंबाई पूछ लेगा। तो ए क्यूब आएगा तो आप ए तो निकाल ही सकते हो। कभी कभी क्या होता है, ये दे देता है, ये देता है, ये देता है, ये दे देता है, आपसे जेड पूछ लेता है। अच्छा, ज्यादातर जेड ही पूछता है, मैंने देखा है क्वेश्चन में। कभी कभी क्या होता है, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा। मतलब क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है ना। ये 5 पैरामीटर है, इन 5 पैरामीटर से ये 4 पैरामीटर की वैल्यू आपको देगा, किसी भी 4 पैरामीटर की वैल्यू देगा, और ये 5 पैरामीटर पूछ लेगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी पूछ लेता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल कितने अभी भी कण होंगे, कुल मोल में कैलकुलेट करो, तो Na की वैल्यू भी दे देता है कभी कभी पूछने के लिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे किसी भी टाइप से बन सकते हैं, ठीक है। उस न्यूमेरिकल को हम यहाँ पे नहीं डिस्कस करूंगा अभी, मैं आपको जितने भी न्यूमेरिकल हैं कल डिस्कस करूंगा, ठीक है। थैंक यू।